विपक्षी एकता को लेकर अब कांग्रेस में भी हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस में नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली बैठक का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी एकता को लेकर ऐसे ट्वीट कर डाले जो देखते ही देखते वायरल हो गए। दूसरी तरफ पटना में कांग्रेस के नेता ने नीतीश कुमार का विरोध करते हुए पार्टी और पद से इस्तीफा थमा दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी एकता को लेकर विभिन्न दलों द्वारा लगाई जा रही शर्तों का जिक्र किया और सवाल किया कि ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस और अन्य दलों के नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। नीतीश कुमार तो विपक्ष की बैठक को लेकर तारीख पर तारीख का ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी ही शर्तें लाद रखी हैं। प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं यूपी छोड़ दो, ममता कहती हैं बंगाल छोड़ दो, केसीआर कहते हैं तेलंगाना छोड़ दो, जगन मोहन रेड्डी कहते हैं कि आंध्रा छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो, किसी दिन शरद पवार कहेंगे महाराष्ट्र छोड़ दो। इसके आगे प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। अपने इस ट्वीट में आचार्य प्रमोद ने सभी प्रमुख नेताओं को टैग किया, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी टैग किया। विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने 23 जून को विपक्ष की बैठक बुलाई है और इसको लेकर ममता बनर्जी के सुर भी लगातार बदल रहे हैं। पहले तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ आने से मना कर दिया, बाद में वह इस शर्त पर सहमत हुई कि जिन राज्यों में जो पार्टियां मजबूत हैं कांग्रेस वहां उन्हें सपोर्ट करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ममता बनर्जी पूरे राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने के मूड में नहीं हैं। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ हिंसा बदस्तूर जारी है। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के आखिरी दिन कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक भिड़ गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भी वहां मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने उनकी कार पर हमला किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के ऊपर हुए हमले के बारे में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जानकारी दी है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मैंने राज्यपाल को हिंसा के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने हमें कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए सभी सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा हमसे कहा कि सारे इंतजाम किए जाएंगे। राज्यपाल अनुभव लेने के लिए मैदान में गए थे। बेलगाम हिंसा से नाराज राज्यपाल ने राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को तलब किया, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राजीव सिन्हा सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। राज्य की पुलिस भी हिंसा के वक्त टीएमसी के समर्थकों का ही साथ देती है। इस वजह से राज्य में हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कई जगहों से हिंसा की खबरें आईं। बीरभूमि जिले के शांति निकेतन में 28 क्रूड बम मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में लगातार 2 दिन में दूसरी बार बम बरामद हुए। इसके पहले शुक्रवार को भी 20 बम बरामद हुए थे, जो टीएमसी के एक दफ्तर के पीछे बने घर में मिले थे। 16 जून को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 24 परगना जिले में हिंसा प्रभावित भंगोर का दौरा किया था। भंगोर में नामांकन को लेकर हुई झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। दौरे के बाद राज्यपाल ने कहा था कि राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए। चुनाव में जीत वोटों की गिनती के आधार पर होनी चाहिए, न कि शवों की गिनती के आधार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में एलजी का पद ही नहीं होता तो किसी को शराब घोटाले की भनक तक नहीं लगती। कोई ये नहीं जान पाता कि फीडबैक यूनिट की आड़ में अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं और वीआईपी लोगों की जासूसी करवा रहे हैं। दिल्ली की जनता ये नहीं जान पाती कि स्कूल्स में कमरा बनवाने के नाम पर शौचालय बनाए गए। देश को इस बात का पता नहीं लगता कि दिल्ली के खजाने को लुटाकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में अपना और आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और लोग ये नहीं जान पाते कि रिनोवेशन के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने 52 करोड़ का बंगला बनवा लिया है। इन घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान दिल्ली में हुए।
इसी वजह से अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इस बात का आइडिया आया है कि देश में कहीं एलजी और राज्यपाल का पद ही ना हो। अगर ऐसा होता तो उनके सारे घपले घोटाले छिप जाते और वे ईमानदारी का नकाब लगाकर अपना खेल खेलते रहते। यही वजह है कि राघव चड्ढा ने ये कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ये चलन देखा जा रहा है कि एलजी या राज्यपाल के जरिए सरकारों मुख्यमंत्रियों के अधिकार छीन रहे हैं। जाहिर है कि स्टालिन ने फाइल में सेंथिल की गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं दी। स्टालिन की मंशा भी वही है जो गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल की थी। महीने तक सत्येंद्र जैन बिना विभाग के मंत्री के रूप में तिहाड़ में बंद रहे। उन्हें केजरीवाल ने पद से तब हटाया जब मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो गए। अब यही खेल स्टालिन तमिलनाडु में करना चाह रहे हैं। इससे पहले राघव चड्ढा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लगातार 4 ट्वीट्स करते हुए इसी मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने लिखा कि अनिर्वाचितों के अत्याचार का एक और मामला। तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक तरफा टिप्पणी की है। एक विधायक मंत्री के रूप में जारी नहीं रह सकता है। ऐसा कुछ जो अनसुना है। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री का एकमात्र विशेषाधिकार है, राज्यपाल का नहीं। पंजाब, दिल्ली, बंगाल और तमिलनाडु में हाल की घटनाओं से पता चला कि कुछ राज्यपाल जरूरत से ज्यादा अपनी सीमा लांघ रहे हैं। पंजाब में राज्यपाल ने विधानसभा का बजट सत्र बुलाने से इनकार कर दिया था और इस आशय के कैबिनेट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसी क्रम में चड्ढा ने आगे कहा कि दिल्ली में एलजी ने लगातार और व्यवस्थित रूप से शासन को पंगु बना दिया है और चुनी हुई सरकार को पंगु बना दिया है। हम गैर बीजेपी राज्यों में जो देख रहे हैं वह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। राज्यपाल कानून से ऊपर नहीं है। भारत के लोग अपनी सरकारों का चुनाव करते हैं और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे होते हैं। अनिर्वाचित राज्यपालों की निरंकुशता अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दावे करते हैं उससे तो यही लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले न कोई अस्पताल था और न स्कूल। दिल्ली के बच्चे पढ़ते नहीं थे, दिन भर गलियों में कंचे खेलते थे, अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं होता था, लोग ऐसे ही भटकते रहते थे। जितने स्कूल्स थे वे सब टीन की छतों वाले थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे। केजरीवाल सत्ता में आए तो बड़े बड़े स्कूल्स बने, अस्पतालों के भवन बने, डॉक्टर्स आए, दवाइयाँ आईं और बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगे। अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास इलाज होने लगा। ये सब अरविंद केजरीवाल के दावे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मनीष सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताया जा रहा है। उनका बेटा विदेश में पढ़ता है। रही बात अस्पतालों की, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन अपना इलाज मैक्स में करवाया करते थे। मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी पर लाखों रुपए निजी अस्पताल में खर्च हो गए। मतलब साफ है, केजरीवाल और उनके मंत्रियों का भरोसा अपने ही वर्ल्ड क्लास अस्पतालों पर नहीं है। एक आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी निजी अस्पतालों में बेतहाशा खर्च करते हैं। आरटीआई से प्राप्त सूचना के मुताबिक सिसोदिया की पत्नी ने निजी अस्पताल में इलाज पर पिछले 10 साल में 2013-14 से लेकर 2023-24 तक 33,29,457 रुपए खर्च किए। आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार मनीष सिसोदिया की पत्नी का इलाज 2014 से अपोलो अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान वह दर्जनों बार अस्पताल में भर्ती रहीं। उनके इलाज पर मोटा पैसा खर्च हो चुका है। कोरोना काल में भी दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया था। इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हुई तो उनका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया। इसी प्रकार पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इलाज भी मैक्स अस्पताल में हुआ। सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी का इलाज दिल्ली सरकार के एम्स के अलावा आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन वह इसका इलाज अपोलो अस्पताल से करवा रही हैं। हालांकि एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार की देखरेख में सीमा सिसोदिया का कुछ समय इलाज भी चला था, लेकिन वह इस व्यवस्था से असंतुष्ट होकर अपोलो अस्पताल में भर्ती हो गईं, जहां उनका 10 वर्षों से इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। फिल्म द केरला स्टोरी को कई राज्यों में बैन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तमिलनाडु और बंगाल की सरकारों ने इस फिल्म को अपने अपने राज्य में प्रदर्शित नहीं होने दिया।
अब फिल्म आदि पुरुष में भी कांग्रेस ने बीजेपी और बजरंग दल वाला एंगल खोज निकाला है और उसे अपने राज्य में बैन करने की तैयारी कर रही है। आदि पुरुष देश भर में रिलीज हो गई, लेकिन उसके साथ कई विवाद शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग वाली याचिका भी दाखिल की गई है। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को पता नहीं कहां से इस फिल्म में बजरंग दल की याद सताने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आदि पुरुष के बजरंग बली से बजरंग दल की भाषा बुलवाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान हनुमान की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अगर लोग मांग करते हैं तो कांग्रेस सरकार राज्य में इसे बैन करने पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में डायलॉग आपत्तिजनक हैं और अशोभनीय हैं। हमारे सभी देवों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान राम और भगवान हनुमान के कोमल चेहरे को भक्ति में सराबोर देखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है। बघेल ने कहा कि हनुमान को बचपन से ज्ञान, शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में पेश किया गया, लेकिन इस फिल्म में भगवान राम को योद्धा दिखाया गया है। राम और हनुमान को एंग्री बर्ड के रूप में दर्शाया गया है। न तो हमारे पूर्वजों ने भगवान हनुमान की ऐसी छवि की कल्पना की थी और न ही हमारा समाज इसे स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में डायलॉग और भाषा अशोभनीय है। तुलसी की रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया था और सभ्य भाषा का उपयोग किया गया था। फिल्म आदि पुरुष में किरदारों के डायलॉग्स बेहद निचले स्तर के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सियासत तेज हो गई है। विधि आयोग ने जैसे ही देश के नागरिकों से यूसीसी पर प्रतिक्रिया मांगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीखे तेवर दिखाए। बोर्ड ने कहा कि भारत में इस तरह का कानून बनाना बेवजह देश के संविधान को बर्बाद करना है और ये समाज में बेवजह अराजकता का माहौल पैदा करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि इस समय ये कानून लाना अनावश्यक है, अव्यवहारिक और खतरनाक है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने दबे स्वर में ही सही पर सरकार को कथित तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार पर्सनल लॉ के कानूनों में किसी तरह की तब्दीली करने की कोशिश करती है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे और इस वजह से देश में दंगे भी भड़क सकते हैं। लिहाजा किसी भी समझदार सरकार को ऐसा करने से बचना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि हमारा देश एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई समाज है और इसकी यही विविधता ही इसकी पहचान है। लिहाजा इस पहचान से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371 और 371G उत्तर पूर्वी देश के उन आदिवासियों को विशेष प्रावधानों की गारंटी देते हैं जो कि संसद को किसी भी कानून को लागू करने से रोकते हैं जो उनके पारिवारिक कानूनों की जगह ले लेता हो। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा कानून प्रकाश में आता है तो वह देश के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेगा। यूसीसी का विरोध करते हुए डॉक्टर इलियास ने तर्क दिया कि मुस्लिम लॉ बोर्ड में बने कानून उनकी पवित्र किताब कुरान से लिए गए हैं और उसमें लिखी गई बातों को काटने और बदलने की इजाजत खुद मुसलमान को भी नहीं है, तो फिर सरकार कैसे कानून के जरिए इसमें कथित तौर पर दखलंदाजी कर सकती है। उन्होंने कहा कि वैसे ही देश में बाकी संप्रदायों की भी कुछ ऐसी ही चिंताएं हैं। इलियास ने दबे स्वर में सरकार को कथित तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार पर्सनल लॉ के कानूनों में किसी तरह की तब्दीली करने की कोशिश करती है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, इसलिए किसी भी समझदार सरकार को ऐसा करने से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2024 से पहले विपक्ष की एकता की कोशिशों के बीच ममता बनर्जी ने उसे तगड़ा झटका दे दिया है। पटना में होने वाली विपक्षी दलों की पहली बैठक के पहले ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस से साफ साफ कह दिया कि अगर उसे देश भर में ममता बनर्जी का साथ चाहिए तो सबसे पहले सीपीएम से अपना गठबंधन खत्म करना होगा। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस से कहा था कि अगर वे दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़े तो वह भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो विपक्षी एकता का क्या मतलब। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बयानों से साफ है कि पटना में होने वाली बैठक पर सवाल खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के तेवरों से साफ है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के लिए जो पसीना बहाया वह आखिर में बेकार साबित हो जाएगा। इसके पहले ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बंगाल में गठबंधन किया
तो उसे फिर से टीएमसी किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। काकद्वीप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस का कई राज्यों में शासन है, सीपीएम बंगाल में उनकी सबसे बड़ी सहयोगी है, वे भाजपा के बड़े सहयोगी हैं और वे संसद में हमारी मदद चाहते हैं। हम अभी भी बीजेपी का विरोध करने के लिए ऐसा करेंगे, लेकिन याद रखें बंगाल में अगर आज सीपीएम के साथ गठबंधन है तो लोकसभा चुनाव में हमारी मदद लेने न आए। ममता बनर्जी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ 2024 से पहले भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के लिए एक हफ्ते बाद मिलने की उम्मीद है। हालांकि ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस सीपीएम समझौते के कारण इस तरह का गठबंधन बंगाल में काम नहीं कर सकता है। कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन पर ममता का ये बयान बंगाल में पंचायत चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए आया है, जिसमें कांग्रेस और सीपीएम एक साथ तृणमूल और भाजपा के खिलाफ गठबंधन में लड़ रहे हैं। सीपीएम ने 48,646 और कांग्रेस ने 17,750 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एक साथ सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा की तुलना में अधिक उम्मीदवार उतारे हैं, जिसने 56,321 उम्मीदवार उतारे हैं। वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में बायरन विश्वास की सागरदिघी उपचुनाव में जीत और बाद में तृणमूल में उसके दल बदल के द्वारा ममता के कांग्रेस पार्टी के साथ संबंधों में दरार पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।